फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जौहर फैक्ट्री के साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप घर पर होंगे और महफूज होंगे। तो चलिए तालीम के इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स और टेक्निक्स पढ़ रहे थे। आज उसी टॉपिक के आगे के पॉइंट देखते हैं जो जमात 12वीं की बायोलॉजी बुक के सफ़ा नंबर 275 से 277 पर दिए गए हैं। आज हमें पढ़ना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में, जैसा कि इंजाइम्स यानी खामरे क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स क्या है, मुख्तलिफ क्लोनिंग वेक्टर्स जैसा कि कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाजेस, उसी तरीके से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और इसके अलावा पौधों में इस्तेमाल होने वाले वेक्टर्स। आरडीएनए तकनीक में इस्तेमाल होने वाले क्लोनिंग ऑर्गेनिजम्स और मेज़बान, इन तमाम के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से हयाती आलात है जो डीएनए की नौ तश्कील तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। आमतौर से आरडीएनए टेक्नोलॉजी में 3 किस्म के बायोलॉजिकल टूल इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि इंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स या जिसे डीएनए व्हीकल्स भी कहा जाता है, और क्लोनिंग ऑर्गेनिजम्स या क्लोनिंग सेल्स। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो इंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें लाइसोजाइम्स, इसी तरह 2 किस्म के न्यूक्लियसेस जिसे एक्सोन्यूक्लियसेस और इंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस, डीएनए लाइगासेस और डीएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेसेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस मौजूद है। जो खामरे इस्तेमाल किए जाते हैं उनके काम क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस का काम किसी मखसूस जगह से डीएनए की सीक्वेंस को तोड़ना है। उसी तरीके से डीएनए लाइगेज का काम है डीएनए के 2 साल्मों को जोड़ना। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की दोनों पट्टियों के दरमियान न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ियों को जोड़ता है जो थर्ड एंड पर वाक़ होती है और आरएनए पॉलीमर को बाहर करता है। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए पॉलीमर से डीएनए पॉलीमर्स तैयार करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स काइनेज खामरा डीएनए में फॉस्फेट जोड़ता है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज थर्ड और फिफ्थ एंड से फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकालता है। आइए देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है तोड़ना या कट करना। ये एंजाइम्स डीएनए से फॉस्फोडाई ईस्टर बंदिश को तोड़ते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस 2 किस्म के होते हैं, एक इंडोन्यूक्लियसेस और दूसरा एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस डीएनए से न्यूक्लियोटाइड्स कट करता है, जबकि इंडोन्यूक्लियसेस डीएनए को दरमियान से कट करता है। सन 1970 में इन खामरों को बैक्टीरिया से हासिल किया गया था, जिनका काम था न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट सीक्वेंस को तोड़ना। डीएनए की फॉस्फोडाई ईस्टर बंदिश एक तरह से रीढ़ की हड्डी होती है जिसे खामरे तोड़ते हैं। इन्हीं खामरों को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर यानी सालमाती कैंची भी कहते हैं, जो डीएनए में मौजूद मखसूस जगह को पहचानते हैं और उसे कट करते हैं। एंजाइम्स के जरिए जो जगह पहचानी जाती है उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। ये सालमाती कैंची डीएनए के सालमे को शक्ल में दिखाए गए तरीके से कट करती है। शक्ल में आप देख सकते हैं डीएनए की 2 पट्टियां हैं जिन पर प्यूरिन्स और पेरिमेडिन्स मौजूद है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए से मखसूस पोजीशन को पहचानते हैं और फिर उतनी ही जगह को कट कर देते हैं। मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ किस्म के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डीएनए की पट्टियों के मखसूस जगह को पहचान कर उसे मखसूस सीक्वेंस में कट करते हैं, जिसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहचानते हैं। ये सीक्वेंस में 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं।
इस सीक्वेंस में मखसूस अंदरूनी तशाकुल यानी इंटरनल सिमेट्री पाई जाती है। मुख्तलिफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस को समझने के लिए आप इस खाके का मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसा कि ALU1 किस्म का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस के डीएनए से गुआनाइन और साइटोसिन, उसी तरह साइटोसिन और गुआनाइन के दरमियान कट करता है, जो मुख्तलिफ पट्टियों पर वाक़े होते हैं। इस नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसे ब्लंट एंड कहते हैं। उसी तरीके से BAMH1 और ECOR-I या ECO-R1 स्टिकी एंड तैयार करते हैं और हिंद थर्ड ब्लंट एंड तैयार करते हैं। इस खाके से आप एक बात और समझ सकते हैं कि अलग अलग जानदारों के डीएनए को तोड़ने के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए देखते हैं इन रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस के नाम किस तरह रखे गए। इन दो मिसालों के जरिए आप समझ सकते हैं, जैसा कि ECO-R1 में ई एस्चेरिचिया से लिया गया है, जो कि एक बैक्टीरियल जीनस है। इसी तरीके से CO ये अल्फ़ाबेट कोलाई से लिया गया है, जो एस्चेरिचिया स्पेसीज है। R एक मखसूस स्ट्रेन RY13 को जाहिर करता है और फर्स्ट यानी पहला इंडोन्यूक्लियस जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरी मिसाल है HIN3 की। HIN3 में H अल्फ़ाबेट हीमोफिलस को जाहिर करता है, जो कि एक जीनस है। IN अल्फ़ाबेट इन्फ्लुएंजा को जाहिर करता है, जो कि एक नू या स्पीसीज है। अल्फ़ाबेट D एक मखसूस स्ट्रेन RD को जाहिर करता है और आखिर में थर्ड का सिंबल जाहिर करता है, यानी HIN थर्ड ये एंजाइम ऑर्डर के मुताबिक थर्ड नंबर पर आइडेंटिफाई किया गया था। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस के नाम दिए जाते हैं। अब देखते हैं ECO-R1 का डीएनए साल्मे पर क्या असर होता है। शक्ल में आप देख सकते हैं डीएनए का दोहरा साल्मा मौजूद है, जिसकी सिमत है 3 से 5 की जानिब और 5 से 3 की जानिब, और दरमियान में प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स की जोड़ियां मौजूद है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो ECO-R1 है, ये मखसूस सीक्वेंस को पहचानता है और डीएनए के दोहरे साल्मे को एक मखसूस तरीके से तोड़ता है, जिसके नतीजे में हमें कुछ इस तरह की सीक्वेंस मिलती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी अपोजिट डायरेक्शन एक जैसे नजर आते हैं। इस तरह की सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। जिस सीक्वेंस में 3 से 5 सिमत और 5 से 3 सिमत एक जैसी नजर आती है, ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोम कहते हैं। इस तरह से डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करने में मदद करते हैं और ब्लंट एंड और स्टिकी एंड तैयार करते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का दूसरा टूल्स है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर यानी डीएनए का एक ऐसा साल्मा जो किसी सवारी या व्हीकल की तरह काम करता है और दूसरे किसी जीनियाती मादे को किसी और खलिए में मुंतकिल करवाता है, इसे वेक्टर कहते हैं। आमतौर पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, फॉस्मिड्स, फाजेस, यॉक्स यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ट्रांसपोजॉन्स, उसी तरह बैक्स यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और मुख्तलिफ वायरसेस जैसा कि रेट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस, एडिनो एसोसिएट वायरसेस, हर्प्स सिंपल वायरसेस, रहीनोवायरसेस और HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस। आइए समझते हैं प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड ये वेक्टर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला आम वेक्टर है, जो इकोलाई बैक्टीरिया में आसानी से रिप्लिकेट हो जाता है। इस किस्म के तजुर्बात के इन्वेस्टिगेटर्स प्लाज्मिड जैसे वेक्टर्स का इस्तेमाल डीएनए की क्लोनिंग के लिए करते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मिड वेक्टर
किस तरह से रेप्लिकेशन का काम करता है। प्लाज्मिड वेक्टर, ये वेक्टर्स दोहरी पट्टियों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दायरवी या सर्कुलर होते हैं, खुद से सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं, और ये एक क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक्सटर्नल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। डीएनए के सालमात होते हैं। इस वेक्टर्स को कुछ फायदे के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये वेक्टर्स स्मॉल होते हैं, इसलिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन्हें डीएनए के बहुत छोटे टुकड़ों की क्लोनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर नुकसान की बात की जाए तो प्लाज्मिड्स को डीएनए के बड़े टुकड़ों की क्लोनिंग में इस्तेमाल करना निहायत मुश्किल काम है। प्लाज्मिड एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्मॉल साइज का होता है और आसानी से अलहदा और तैयार किया जा सकता है। इसी तरीके से ये दायरवी होता है, इसलिए ज़्यादा कारआमद है। मेज़बान खलिए में खुद से रेप्लिकेट होने की काबिलियत रखता है। प्लाज्मिड्स की बहुत सारी शक्लें होती है और इसमें एंटीबॉडी रेसिस्टेंस जैसी खुसूसियत मौजूद होती है जो आसानी से डिटेक्ट की जा सकती है। बात करते हैं कॉस्मिड वेक्टर की। कॉस्मिड वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर्स के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं और इनकी कारामद खुसूसियत सामने आती है। कॉस्मिड्स की अच्छी खुसूसियत ये है कि ये बहुत बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को, यानी बड़े डीएनए के टुकड़े को क्लोन कर सकते हैं। मर्जी के मुताबिक इसकी साइज का इंतखाब किया जा सकता है और ऐसे भी प्लाज्मिड्स जैसा इसे भी प्लाज्मिड जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉस्मिड्स का नुकसान ये है कि इसे बड़े प्लाज्मिड्स के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं बैक्टीरियोफाजेस वेक्टर की। बैक्टीरियोफाजेस की बात की जाए तो ये वेक्टर भी कॉस्मिड की तरह डीएनए के बड़े टुकड़े को क्लोन कर सकता है और इन्हें इस्तेमाल करना निहायत आसान होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसे इस्तेमाल करना निहायत मुश्किल काम है, जैसा प्लाज्मिड्स और कॉस्मिड्स का है। बैक्टीरियोफाजेस का इस्तेमाल लैम्ब्डा फाज क्लोनिंग वेक्टर और M30 बेस क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर किया जाता है। बैक्स एंड यैक्स यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इन वेक्टर्स का फ़ायदा यह है कि इनकी मदद से बहुत ज़्यादा बड़े डीएनए फ्रेगमेंट की क्लोनिंग की जा सकती है और जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट में ये अहम किरदार अदा करता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इन दोनों वेक्टर्स का इस्तेमाल इतना आसान नहीं है जितना डीएनए के लार्ज फ्रेगमेंट्स की तैयारी के लिए होना चाहिए। इस्तेमाल करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मिड्स क्या है ये तो आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नबातात के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक ऐसा वेक्टर होता है जो मुख्तलिफ किस्मों के नबातात के इस्तेमाल में आता है और ये प्लाज्मिड्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन नामी बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मिट्टी में जिंदा रहता है या मिट्टी में पाया जाता है और पौधों में क्राउन गॉल जैसी बीमारी पैदा करता है, जिसकी वजह से नबातात में गांठें या ट्यूमर्स की नशोनुमा होती है और ये नशोनुमा गैर ज़रूरी नशोनुमा कहलाती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसे टीआई प्लाज्मिड यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर बनाता है और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन होता है जो टीडीएनए कहलाता है। यही टीडीएनए नबातात में ट्यूमर इंड्यूस करता है। इस शक्ल की मदद से आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम को समझ सकते हैं। ये मिट्टी में पाया जाता है। इसके डीएनए को टीडीएनए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है। यह टीडीएनए नबातात के खलियात के साथ मिक्स किया जाता है और हासिल शुदा जीन नए पौधों में इंजेक्ट किए जाते हैं और बदले में नई नस्ल में ट्यूमर जैसी खुसूसियत नज़र आती है। इस खाके की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह टीआई प्लाज्मिड को एक नए डीएनए के साथ जोड़ा जाता है, फिर इसे एक होस्ट सेल में मुंतकिल किया जाता है, जिसके रिजल्ट में ऐसे जीन वाले डीएनए तैयार होते हैं जो टीडीएनए रखते हो। फिर इस नए जीन को नबातात में मुंतकिल किया जाता है।
इस तरह टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफ़र किया जाता है। याद रहे, ये तजुर्बा उन पौधों के लिए किया जाता है जिन्हें ट्यूमर से फ़ायदा होता है या ऐसे पौधे जिन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी ये तमाम तजुर्बात करने के लिए मेज़बान जानदारों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कॉम्पिटेंट होस्ट या क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो हासिलशुदा जीन की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जिन होस्ट जानदारों का इस्तेमाल आरडीएनए टेक्नोलॉजी जैसे प्रैक्टिकल में किया जाता है, इनमें बैसिलस हीमोफिलस नामी बैक्टीरिया मौजूद है। इसी तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया और ई कोलाई बैक्टीरिया वगैरह शामिल है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और वीडियो से मुताल्लिक कमेंट ज़रूर करें। अब तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो इसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि बेल नोटिफिकेशन पर सबसे पहले आपको आने वाली नई वीडियो दस्तयाब हो सके। और लॉकडाउन ख़त्म होने तक अपने घर पर ही रहे और महफूज रहे और अतराफ़ के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।